हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल DRDO स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी का काव्य सौंदर्य के तत्व और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 17 नंबर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि 100% में 100% ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। अगर ये आप याद कर लेते हैं और अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 100% में 100% दोस्तों फंसेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल के छात्रों को तैयारी हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा। अब दोस्तों कम समय रह गया है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रिक के माध्यम से भी तैयारी कराया जाए। कम मेहनत पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों का ये नंबर अधिक से अधिक नंबर उठा सकें छात्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आज हम क्लास टेंथ का हिंदी का सब्जेक्ट है। ये क्या है? हिंदी है। क्लास क्या है? 10th। जो कि आज हम 17 नंबर का क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, जो कि 100% में 100% फंसना ही फंसना है एग्जाम में 2022 के एग्जाम 2000 हिंदी सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पढ़ना है रस। रस में आपको 2 रस आएगा, एक हास रस और एक करुण रस, जिसमें से आपको एक रस की परिभाषा और उदाहरण दोनों याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको हास रस और करुण रस दोनों की परिभाषाएं और उदाहरण दोनों ही दिए हैं, जिसमें से आपको जो सरल लगे उसको आप याद जरूर कर लें। तो चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं कि क्या है परिभाषा। हास रस क्या है? तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक स्थायी भाव हृदय में उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। आप लोग जान गए कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हास नामक अस्थायी भाव हृदय में जागृत होता है तो उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग उदाहरण कि शीश पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये क्या है? आपका उदाहरण है, जो कि आपको जब आप हास रस लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, आप हेडिंग डाल के हम देख रहे हैं कि हम कैसे लिखे हैं, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। तो अब हम हास रस आपको बता दिए। अब हम चलते हैं दूसरे रस पे। आपको जो सही इसमें से लगे, एक उदाहरण आपको यहाँ पे भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। आप ये भी उदाहरण जो आप इसमें से सही सरल लगे उसको आप याद कर लें। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं करुण रस। केवल 2 रस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल एक रस याद करना है। या तो आप करुण रस याद कर लें या तो आप हास रस याद कर लें। ये एक रस ही आपको याद करना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 रस पूछे जाएंगे, इसमें से एक रस आपको लिखना पड़ेगा और उदाहरण सहित। तो अब हम करुण रस की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करुण रस। करुण रस का मतलब होता है कि करुण रस का परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव हृदय में जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। शोक नामक अस्थायी भाव, इसका करुण रस का अस्थायी भाव क्या आता है? शोक होता है। तो शोक नामक अस्थायी भाव हृदय में जागृत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। अब करुण रस के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। तो दोस्तों ये था हास रस और हम करुण रस दोनों आपको बता दिए हैं, जिसमें से आपको कोई एक आपको याद करना है, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर तरीके से आप लिखें और 1-2 बार इसको आप प्रैक्टिस मार लें बिना देखे हुए, लिख कर कि हमें याद है, सही से हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, और मात्राओं का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपका आता है अलंकार। ये आपका जो था, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको उदाहरण भी देना बहुत कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा। अब ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से आपको केवल 2 अलंकार आपको याद करना है। केवल 2 आपको अलंकार याद करना है, जिसमें से आप 2 अलंकार याद कर लेंगे और उदाहरण, तो आपको केवल 2 नंबर आपको, फिर इसमें क्या होगा? 2 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अलंकार। अब अलंकार क्या है कि 3 अलंकार दिया है, जिसमें से आप 2 अलंकार याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में फंसना ही फंसना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका उदाहरण हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है?
जहाँ उपमेय में उपमान की, यहाँ पे उपमा का अर्थ होता है समानता या तुल्यता होता है। तो यहाँ की इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान से समान गुण धर्म और समानता या तुल्यता किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से, एक उदाहरण ये है, और एक उदाहरण आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। आपको ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें से आप दोनों याद कर सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल और ये आप परिभाषा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। अब आपको दूसरा अलंकार हम दिखाते हैं। अब क्या है कि अब आपको बात आती है रूप। दूसरा आपको 2 अलंकार आपको याद करना है। परीक्षा में क्या है कि आपको 3 अलंकार दिए हैं जिसमें से 2 अलंकार आना ही आना है, तो आप 2 अलंकार याद कर लेंगे, एक अलंकार छोड़ देंगे क्योंकि 2 में से एक ना एक कोई फंस जाएगा। तो इसलिए आपको 2 अलंकार जरूर याद करना है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि अब रूपक अलंकार, आप यहाँ पे देख रहे हैं रूपक अलंकार। तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप व्यक्त किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। बस आपको यही परिभाषा लिखना है, बहुत कोई अलग से परिभाषा नहीं लिखना है, आपको यही परिभाषा लिखेंगे, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका रूपक अलंकार की परिभाषा और यहाँ पे उदाहरण, चरण कमल बंदो हरियाई, एक एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल ये है, उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो दोस्तों ये है रूपक अलंकार, आप लोग देख रहे हैं। अब हम आपको बात करते हैं, 2 अलंकार बता चुके हैं, तीसरे अलंकार की। आप तीनों में से जो आपको सरल लगे आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब तीसरा अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का की परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण कि सोहत ओढ़ है पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु परयो प्रभात। ये आप उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप 2 नंबर आप जो है 2 नंबर रस से और 2 नंबर ये आपको 2 नंबर इससे मिलेंगे, आपको 4 नंबर हो जाएंगे। तो ये आपको याद करना बहुत ही कंपलसरी है, 2 अलंकार आपको याद करना है और उदाहरण भी आपको याद करना जरूरी है, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों समझ में आ गया तो हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक दोस्तों हम आपको बता दें कि अगला टॉपिक है छंद। ये भी आपको 2 नंबर का पूछेगा, कुल मिला के 6 नंबर, ये भी आपको 2 नंबर पूछेगा। कुल मिला के 6 नंबर का जो है काव्य संदर्भ के तत्व से आता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको 2 छंद पढ़ना है, इसमें एक आपको पढ़ना है सोरठा और एक पढ़ना है रोला। तो सबसे पहले हम सोरठा की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी इसकी डिफिनेशन क्या होता है, यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा होता है, और इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अब आप लोग कहेंगे, आप लोग को अगर चरण मालूम नहीं होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप देख रहे हैं लिखकर लोहित लेख डूब गए, लिखकर लोहित लेख, ये क्या है, एक चरण हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ से एक चरण हो गया, और यहाँ से एक ये दूसरा चरण हो गया, और यहाँ से आप व्योम सिद्धि सखी देखिए तीसरा चरण हो गया, और यहाँ से ये क्या है, चौथा चरण हो गया। ये 4 चरण हो गया। अब हम आपको बता दें कि इसमें क्या दिया है कि इसकी पहचान आपको यहाँ पे जैसे कि मात्रा को भी आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कि अब हम आपको बता दें कि मात्रा कैसे दर्शाई जाती है। पहले एग्जाम्पल और उदाहरण देख लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है कि इसकी परिभाषा है कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है, और इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो अब हम आपको बता दें मात्राएं कैसे गिनी जाती है और कैसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे कि कोई छोटी की मात्रा होती है, जैसे अ होगा, तो अ क्या है कि 1 मात्रा का है, तो इसको 1 से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अ हुआ, ई हुआ, और उसके बाद जो है कि ए हुआ, ये सब जो छोटी मात्रा है, ऊ हुआ, बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ, और जो बड़ी मात्रा जैसे ई हुआ, आ हुआ, ये इस पर क्या होगा कि 2 मात्रा का शब्द होता है, दो मात्राएं लगती हैं। तो 2 मात्राओं के लिए यस का चिन्ह लिखते हैं और 1 मात्रा के लिए एक का चिन्ह लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखकर मतलब एक, यहाँ पे लिखकर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे 1, और इसके बाद ख पे 1 हो गया, यहाँ पे क पे 1 मात्रा, यहाँ पे र पे 1 मात्रा। और दोस्तों एक बात और बता दें हम आपको कि अगर कोई संख्या जैसे कि आप यहाँ पे व्योम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि आधा है यू है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, मात्राएं 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब गिनना कैसे है, अब आपको बता दें, 1 2 3 4, 1 मात्रा को तो अब ऐसे गिन लेंगे 4 हो गया, और यश को 2 मात्रा गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 11 पहले चरण में 11 मात्राएं,
और दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मात्रा है। दूसरे चरण में अब क्या है, तीसरे में तो क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है, तो यहाँ पे 11 ये 13 हो गया। अब यहाँ ये तीसरा चरण है, तो व्योम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहचान के लिए यहाँ पे आप दर्शाएंगे कि पहले चरण और तीसरे में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ये क्या है, सोरठा का उदाहरण है। आपको इस प्रकार मात्रा दिखा के आपको परीक्षा में दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं रोला की। तो रोला दोस्तों बहुत ही बड़ा हो जाता है, आप लोग बता दिखा दे रहे हैं सरल, तो हमारे हिसाब से आपको सोरठा ही पड़ेगा। आप लोग ये भी अगर याद कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रोला, ये क्या है, आपको 2 पढ़ना है रोला। तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के 24 मात्राएं होती हैं, और तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है, उसे रोला कहते हैं। रोला का यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे मात्राएं भी दर्शाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पे क्या है कि आपको मात्राएं भी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों तो क्या था, रस छंद और अलंकार तीनों मिला के आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको 6 नंबर। तो दोस्तों आपको ये पूरा कंप्लीट आपको याद कर लेना है, और उदाहरण भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि किसी प्रकार का आप गलत न लिखें। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगले प्रोसेस के, अगर ये आपको वीडियो आपको समझ में आ गया तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे मेहनत के बाद यहाँ पे हम लाए हैं, जो कि बहुत ही कंपलसरी है। आपको बता दें कि ये 100% में 100% आएगा। अगर आप नहीं आएगा तो हमें आप एग्ज़ाम देने के बाद हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। अब हम आपको बता दें कि अब क्या है कि उपसर्ग। अब हिंदी व्याकरण से हम आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण से उपसर्ग क्या होते हैं, आपको बता दें शॉर्टकट में कि उपसर्ग वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, ये उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उपसर्ग प्रकार नहीं पढ़ना है, हमको शॉर्टकट में पढ़ना है कि जो एग्जाम में फंसे। तो चलिए अब हमको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जितने में हम उपसर्ग दिखा रहे हैं, आपको उसका पूरा 1 2 शब्द तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला क्या है कि अ है, उपसर्ग अ है। उसमें क्या है कि नवीन शब्द, अ उपसर्ग से नवीन शब्द असुविधा एक हो गया शब्द, अविश्वास हो गया, अहिंसा हो गया, अनाथ हो गया। नाथ में अ जोड़ देंगे पहले तो क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। ये उपसर्ग हुआ। जैसे सुविधा में अ जोड़ दे रहे हैं आगे, तो ये क्या, असुविधा हो गया। और विश्वास में अ जोड़ दे रहे हैं तो अविश्वास, ये क्या होगा, उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। यही क्या है कि उपसर्ग होता है। अब उसके बाद आप यहाँ अन देख रहे हैं, अनादि हो गया, अनर्थ हो गया, अनंत हो गया। तो इसमें से आपको केवल इतना जितना हम दिखा रहे हैं, इसमें से जो आपको सरल लगे, इसमें से आप 2 करके आप जो है याद कर लेना है इसमें से आपको। और उसके बाद इसमें से 100% दोस्तों आपको जरूर से जरूर फंसेगा हाई स्कूल के एग्जाम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करें, इसको ज़रूर से ज़रूर याद करें, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद जब आएंगे तो आप लोग पछताएंगे कि हमने नहीं याद किया। अगर याद किया होता तो मेरा नंबर अच्छा आया होता, और रिजल्ट आने के बाद भी आप पछताएंगे, आप जीवन भर पछताएंगे कि मेरा अगर याद कर लिए होते तो मेरा नंबर बढ़ गया होता। तो दोस्तों बहुत ये ज़्यादा वीडियो लंबा होता चल रहा है, इसलिए अब आपको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब अधिकार हो गया, अधिपत्य हो गया, अधिकरण हो गया, अधिनायक हो गया। अब अप से अपमान हो गया, अपवाद हो गया, अपराध हो गया, अपयश हो गया। अब उपसर्ग से सहमति हो गया, सहपाठी हो गया, सहयोगी हो गया, सहचर हो गया, सहयोग हो गया। अनु से अनुभव हो गया, अनुकरण हो गया, अनुराग हो गया, अनुकूल हो गया, अनुमान हो गया। अभी उपसर्ग से अभिमान हो गया, अभिशाप हो गया। परि से परिभाषा हो गया, परिचय हो गया, परिणाम हो गया, परिवर्तन हो गया, परिचय हो गया। सु से सुगम हो गया, सुमार्ग हो गया, सुयोग्य हो गया, सुपुत्र हो गया, सुरक्षा हो गया। उपसर्ग से आपको विवाद हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, विमान हो जाएगा, और विज्ञान हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। अब प्र से प्रहार हो गया, प्रमाण हो गया, प्रभाव हो गया, प्रभावशाली। आपको क्या करना है कि इसी प्रकार आपको लिखना है। जैसे कि प्र का आ गया तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ उपसर्ग लिखेंगे, उसमें नवीन शब्द में आप क्या करेंगे, प्रहार लिख देंगे, प्रकार लिखिए। आपको केवल 2 याद करना है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत कई ठो लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग जिसको जो सरल लगे आप लोग याद कर सकते हैं। अब उसके बाद अति हो गया, अतिवृष्टि हो गया, अति से अतिवृष्टि, अति लघुत्तरी हो गया। अव से अवलोकन हो गया, अवशेष हो गया। सु से सुयोग हो गया, सुलेख हो गया, सुपात्र हो गया। निर से निपराध हो गया, निराकार हो गया। ला से लाचार हो गया, लावारिस हो गया, लाजवाब हो गया। दोस्तों तो ये था क्या आपका, ये था उपसर्ग, ये था उपसर्ग, उपसर्ग ये था आपको दोस्तों इस उपसर्ग। तो ये जान लो कि ये आपका उपसर्ग बहुत ही
बहुत ही कंपलसरी जितना हम आपको बताए हैं ये आपका 100% में इसमें से जो है आपको 16 लिखवाए हैं, जिसमें से आपको दो ठो आएगा जो आपको आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को सिलेबस जो है हम दिखा चुके हैं, हमारे वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब क्या है प्रत्यय। दोस्तों मेहनत तो आप लोग को करना है, लेकिन हम आपको बस बताना चाहेंगे महत्वपूर्ण जो कि आप लोग को एग्जाम में ज़रूर आएगा, लेकिन दोस्तों मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप मेहनत ज़रूर करें, थोड़ी सी मेहनत करने पे आप लोग को बहुत अच्छा फल मिलेगा। लोग कहते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो दोस्तों अब क्या है, अब आपको पढ़ना है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होते हैं कि वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग तो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन वो प्रत्यय क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इस प्रत्यय में सबसे इंपॉर्टेंट आई है, तो पढ़ाई हो गया आपका। आप यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे प्रत्यय लिख दें नवीन शब्द, तो आप आई दे दिया, मान लीजिए कि एग्जाम में कि आई प्रत्यय से आप जो है शब्द बनाइए, तो आप आई लिख देंगे आई, और उसके बाद इधर लिख दें भलाई कस्ताई लिखाई। उसके बाद आपका त्व हो गया महत्व घनत्व व्यक्तित्व प्रभुत्व एकत्व, ता हो गया एकता हो गया जटिलता हो गया मधुरता हो गया महानता हो गया कठिनता हो गया। उसके बाद पन आ गया बचपन भोलापन लड़कपन छोटापन दीवानापन भोलापन। उसके बाद हट बुलाहट चिकनाहट घबराहट कड़वाहट आहट। वट से सजावट लिखावट थकावट बनावट, ये आपका वट से प्रत्यय से। वा से दिखावा हो गया दिखावा चढ़ावा हो गया पहनावा हो गया पछतावा हो गया। अब दोस्तों अब आपको बता दें कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय हम आपको बता दिए हैं, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। अब उसके बाद आते हैं समास। समास दोस्तों ये 17 नंबर का हम क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, जो कि 17 नंबर में 17 नंबर आप लोग ला सकते हैं, लेकिन मेहनत आप लोगों को करना है। तो दोस्तों अब क्या है समास, आप लोगों को क्या पढ़ना है अब समास आप लोग को समास पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे पहले आप लोग को 2 समास पढ़ना है, केवल 2 समास। एक समास पढ़ना है द्वंद्व, आपको एक समास पढ़ना है द्वंद्व, और आपको दूसरा समास पढ़ना है द्विगु समास। अब आप लोग को दूसरा समास क्या पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है। ये आपको द्विगु समास पढ़ना है, आपको 2 समास पढ़ना है। दोनों समास हम आपको बता दे रहे हैं एक शॉर्टकट ट्रिक से, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। द्विगु और द्वंद्व दोनों समास, जिसमें से आपको एक करना है, तो जो आपको इच्छा जो आएगा वो आप कर सकते हैं। तो आपको इसमें कैसे करना है, इसका समास और समास विग्रह भी आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। क्या है द्वंद्व, आपको हम बात करते हैं किस समास की, द्वंद्व समास की। आपको द्वंद्व समास में क्या है कि सबसे पहले आपको बता दें कि द्वंद्व समास देखिए कि किसी भी चिन्ह जैसे कि देश और विदेश में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे छोटा सा पाई का चिन्ह होता है। अगर जहाँ भी आप पाई का चिन्ह देखें वहाँ पे आप आँख मूंद के वहाँ पे क्या करेंगे, आप द्वंद्व समास लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए देखें देश और विदेश, अन्न और जल, घी और शक्कर। ये क्या है कि यहाँ पे आप बीच में क्या देख रहे हैं, आप लोग पाई ये आप पट पाई चिन्ह देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये द्वंद्व समास में क्या होता है, ये पाई का चिन्ह जो है द्वंद्व समास में होता है। आप कहीं भी देख सकते हैं। और द्वंद्व समास का समास विग्रह कैसे होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे समास यहाँ पे समास दे दिया आपको, जैसे कि देश और विदेश। आपको समास दे दिया कि देश विदेश का आप जो है समास बताइए कि आपका ये कौन सा समास है। तो आप लोग यहाँ पे समास लिखेंगे पहले, जैसे कि यहाँ पे समास हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समास विग्रह। आप यहाँ पे लिखेंगे समास विग्रह, यहाँ पे आप लिखेंगे समास विग्रह। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देश और विदेश का समास विग्रह करने के लिए आप क्या करेंगे, देश लिख देंगे, देश और लगा के आप क्या करेंगे, विग्रह करते समय आप और लगा देंगे, द्वंद्व समास में और लगा के क्या लिख देंगे, विदेश। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया, आपका ये जो है हुआ ये आपका विग्रह हुआ, समास विग्रह ये आपका क्या हुआ, समास विग्रह। जब अब और लगा के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका समास विग्रह हो जाएगा। जैसे कि जल और अन्न और जल है, तो अन्न और लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अन्न और जल। तो ये क्या हुआ, आपका ये समास विग्रह हो गया दोस्तों। ये सब ये जो है ये समास विग्रह हो गया। और ये क्या है, अन्न और जल, ये जब लिखा हुआ है जैसे कि और नहीं लगाते हैं तो ये क्या हुआ, समास हुआ। तो इस प्रकार समास विग्रह करते हैं। अब हम बता दें कि आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से जो कि
आप घी और शक्कर लिख सकते हैं। और जिसमें आ जाएगा वो क्या होगा कि वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। आप मोटी मोटा आपको बता दें कि जिसमें पट पाई का चिन्ह होगा वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आंख मूंद के आप लोग क्वेश्चन में लिख सकते हैं परीक्षा में कि ये द्वंद्व समास है, और लगा के आप उसको विग्रह कर सकते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जल थल, ये क्या है, द्वंद्व समास है। और सारे हम आपको समास दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता और पिता क्या है, आप दोस्तों बता दो, एक कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे हमें कि माता और पिता कौन सा समास है, और पाप और पुण्य कौन सा समास है, आना और जाना कौन सा समास है। दोस्तों ये सब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि ये कौन सा समास है। और हम यहाँ पे लाभ और हानि का बता देते हैं। लाभ और हानि ये क्या है, ये द्वंद्व समास है। आप यहाँ पे बीच में पीर पट पाई का आप चिन्ह देख रहे हैं, ये क्या है, पट पाई का मतलब ये हो गया कि ये द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास का विग्रह कैसे करते हैं, आपको बता दें कि विग्रह करने के लिए और जोड़ना पड़ता है। द्वंद्व समास को विग्रह करते वक्त और लगा के जो है विग्रह किया जाता है। जैसे कि आप लाभ और हानि का विग्रह करते हैं तो आप लाभ हानि, लाभ और क्या लिखेंगे, हानि, ये क्या होगा, समास का विग्रह हुआ। अब दोस्तों अगर ये आपको द्वंद्व समास आ चुका है तो हम आपको बताते हैं द्विगु समास के बारे में। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गई तो हम आपको बता दें द्विगु समास के बारे में। तो दोस्तों आपको दो समास पढ़ना है, जिसमें से कि एक समास आएगा, एक समास आप अगर जानते रहेंगे तो एक समास आप लिख देंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे इसलिए बता देते हैं कि जो आपको सरल लगे वो आप एग्जाम में लिख सकें। तो दोस्तों ये रहा आपका। अब द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपको द्विगु समास के बारे में हम बात करते हैं, द्वंद्व और द्विगु समास। तो द्विगु समास का मतलब कि किसी भी कोई संख्या अगर प्रदर्शित हो, किसी भी संख्या, जैसे सप्त ऋषि है तो 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि मतलब क्या हो गया, 7 ऋषि, किसी भी अंक का जो है निर्धारण हो जाए कि यहाँ पे कोई अंक आ जाए, उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास। इसकी पहचान है कि अंक का आना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 संख्या गिनती का आना ही क्या हो गया, वो द्विगु समास हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे त्रिभुज देख रहे हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आप सप्त ऋषि में आप क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया 7। ये क्या हो गया कि जहाँ पे अंक आ जाता है, जैसे गिनती आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास का विग्रह कैसे करते हैं, अब आपको बता दें कि सप्त ऋषि का मतलब कि 7 लिखेंगे आप, 7 विग्रह करते समय लिखेंगे 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह को क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। ये आप विग्रह करते वक्त लिखेंगे। आपको विग्रह इसी प्रकार करना है। जैसे कि त्रिभुज हो गया तो आप त्रिभुज क्या लिखेंगे, 3 भुजाओं का समूह। अब जैसे कि आप लिख देंगे 9 रत्नों का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 9 रत्नों का क्या हुआ, समूह, उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 9 क्या आ गया, अंक आ गया। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ये द्विगु समास हुआ। तो द्विगु समास का विग्रह कैसे करते हैं आपको हम बता दिए हैं कि जैसे आपको 9 रत्न का जैसे विग्रह करना है तो आप समास विग्रह लिख के नीचे लिखेंगे कि 9 रत्नों का समूह, अर्थात 9 रत्न। ये क्या हुआ, आपका द्विगु समास हुआ। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार आप यहाँ पे तिरंगा, 3 रंगों का समूह क्या हुआ, तिरंगा जो है आपका द्विगु समास हुआ। अब आपको बता दें कि दोस्तों आपको पंच पल्लव, अब आपको अपने से हमको कमेंट के माध्यम से बताना है कि पंच पल्लव कौन सा समास है, और उसके बाद सप्त सिंधु कौन सा समास है, और ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि कौन सा समास है। अब हम आपको बता दें कि चौराहा कौन सा समास है, ये हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और चौमासा, त्रिफला, 3 फलों का समूह या 3 फल यहाँ पे आ गया, ये क्या हुआ, द्विगु समास हुआ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, ये आप जो 100% में 100% फंसेगा। अब यहाँ पे पंचवटी आप देख रहे हैं, पंचवटी त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, यहाँ पे 3 आ गया, पंचवटी मतलब 5 हुआ, यहाँ पे 5 आ गया, अंक आ गया। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका द्विगु समास हुआ। द्विगु समास की पहचान सबसे बड़ी बात है कि आपको अंक का आना, किसी गिनती संख्या का आना ही द्विगु समास होता है। इसकी परिभाषा तो हम आपको नहीं बता सकते, आपको शॉर्टकट पढ़ना है। अब दोस्तों अगर ये आपको समास समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब आपको लाना है क्या, कि आपको पढ़ना है तद्भव और तत्सम। तत्भव और तत्सम ये क्या है कि आपका इसमें भी आपको 2 नंबर 2 2 4, ये 2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। इसमें से आपको तत्भव और तत्सम लिखना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तत्भव और तत्सम आपको क्या होता है कि इसका संस्कृत वर्ड होता है। तत्भव, ये गेहूं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको गेहूं दिखा है, ये क्या है कि तत्भव है। इसका तत्सम रूप आपको हम अब दिखाते हैं कि तत्सम रूप क्या है इसका। तत्सम, इसको कैसे संस्कृत में क्या क्या लिखते हैं, इसको
जैसे आप गेहूँ का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेहूँ को क्या लिखते हैं, गो धूम लिखते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपका ये हुआ तत्सम। तत्सम मतलब होता है कि संस्कृत वर्ड, संस्कृत में उसको लिखना ही जो है हम लोग उसी को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे दधी दही को लिखते हैं, उसको दधी लिखते हैं, दधी होता है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मुँह हुआ, मुँह का यहाँ पे 9वां नंबर है, तो यहाँ पे आप मुँह देख सकते हैं कि 9वां नंबर पे मुँह का क्या, मुख, मुँह को क्या लिखते हैं, मुख लिखते हैं। 94 नंबर निद्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निद्रा है, तो ये क्या है, तत्भव है इसका। निद्रा का 94 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 निद्रा का क्या लिखते हैं, निद्रा लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नींद को क्या लिखते हैं, निद्रा लिखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको कम से कम यहाँ पे जो अधिक से अधिक बार पूछा गया है एग्जाम में, उसको आप तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 94 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको पूरा इसको थोड़ा तैयार कर लेना है दोस्तों। इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सरसरी नज़र से बार बार देखना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक जो एग्जाम में पूछा गया है उसको थोड़ा और सावधानी से करें। और इसके बाद आपको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। इस प्रकार आपको करना है। अब यहाँ पे आप जो है इस प्रकार आपको यहाँ पे मिलान करके आप कर लेंगे। और उसके बाद अब आता है पर्यायवाची। दोस्तों क्या है, आपको पर्यायवाची पढ़ना है, ये भी आपका 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का ये भी आता है। कुल मिला जुला के आपको 11 नंबर से, हिंदी व्याकरण से 11 नंबर अब प्लस 6 नंबर वो काव्य संदर्भ से, तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा, 17 नंबर। 17 नंबर में 17 नंबर दोस्तों, ये अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 100% मैं कह देता हूँ कि आपको 100% में 100% 17 नंबर बिना किसी प्रकार का आप 17 नंबर में 17 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो यहाँ पे हम दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपको, यहाँ पे कि पुष्प। यहाँ पे पर्यायवाची एक शब्द के कई वो होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर का मयूर, और उसके बाद हाथी का बसंत, और पुष्प का कुसुम, सुमन प्रसून मंजरी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनिल का आग, आकाश का आँख का, चक्षु का, दिवस का, पक्षी का, पर्वत का। ये सब क्या है कि पर्यायवाची दिया गया है दोस्तों। आप लोग को इसको क्या करना है कि आप लोग को थोड़ा दो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 आपको याद करना है, कर लेना है आपको। यहाँ पे पर्वत का दिया है, बादल का, जो अधिक बार पूछा गया है उसको आप पहले से याद कर लें, और जो बाद में थोड़ा कम पूछा गया उसको भी याद कर लें। कम से कम आपको 25-30 आपको याद करना है, इसमें से छाँट के। आप यहाँ पे कामदेव का भी याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव। उसके बाद इंद्र हो गए, गणेश, और उसके बाद चंद्रमा, ये जंगल, तालाब, ये दोस्तों क्या है कि पर्यायवाची है। पर्यायवाची आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, 36 है, 30 इसमें से आप याद कर लेंगे तो एक दो आपको फंस जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर में 17 नंबर मुझे दिलाने का, ये था 17 नंबर का क्वेश्चन, आपको 17 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम आपको हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग 17 नंबर दिलाने का प्रयास किए। थैंक यू।